हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 2 का यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, और इसका नाम है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें हमने एक तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, जितनी भी हमने अभी तक वो पढ़ी है इंटेलिजेंस थ्योरीज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका बैकग्राउंड इसमें दिया हुआ है। तो एक्चुअली वैसे तो ये पहले हम पढ़ते तो हमें थ्योरीज थोड़ी ज़्यादा बेटर से समझ में आ जाती, बट स्टिल कोई बात नहीं, यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो बैकग्राउंड यहाँ पे है उन सारी थ्योरीज का, कि वो थ्योरीज कैसे, कॉन्सेप्ट उनका जो था वो आया और उसके पीछे क्या पूरा बैकग्राउंड है। फिर हिस्ट्री है, कि हिस्ट्री मतलब कि इंटेलिजेंस की मेजरमेंट कैसे शुरू हुई थी। गेल्टन ने जैसे पहली बार मेंटल टेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, उसके बाद एल्फ्रेड बिने की क्या कंट्रीब्यूशन थी, फिर आईक्यू का कॉन्सेप्ट कैसे आया, वर्ल्ड वॉर 1 में इंटेलिजेंस टेस्टिंग किस तरीके से की गई थी। फिर उसके आगे कुछ और टेस्ट दोबारा डिस्कस होंगे, जैसे स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, वेटलेस के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन कॉफमैन का जो बैटरी है, असेसमेंट बैटरी बच्चों के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें भी हम थोड़ा सा एक तो रिवीजन भी हो जाएगी पुरानी चीज़ों की, और थोड़ी नई चीज़ें भी इसमें आ गई हैं। इंट्रोडक्शन में इन्होंने यही बताया है कि मेजरमेंट करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट का जो था कि क्यों मेजर करना चाहते थे, उसका मेन रीज़न ये था कि दे वांटेड टू नो अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब सबकी कैपेसिटी में क्यों डिफरेंस है, सबकी अलग अलग क्यों। कुछ लोग एक एकेडमिक उसमें अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग दूसरे तरीके के काम में अच्छा कर लेते हैं। सो वाई दे आर डिफरेंट, वो इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों है। उस वजह से एक नीड अराइज हुआ था कि हमें मेजर करनी चाहिए सबकी इंटेलिजेंस, जिससे हमें पता चले कि क्यों है ऐसा डिफरेंस सबके अंदर। फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में। एक तो इंटेलिजेंस टेस्ट को डिफाइन करने का ऑब्जेक्टिव है, देन कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू एंड डेविएशन फ्रॉम आईक्यू, के आईक्यू से हटके और क्या चीज और क्या बातें करी गई हैं इसमें, प्लस उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, फिर हिस्ट्री है, देन टाइप ऑफ टेस्ट है, और बाद में ये है कि ये कहाँ पे यूज होते हैं सबसे ज्यादा। तो बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। पहले बैकग्राउंड में सबसे पहले इन्होंने बात करी गई है जर्नल फैक्टर थ्योरी की। जर्नल फैक्टर थ्योरी जो फैक्टर एनालिसिस के बेस पे जो थ्योरीज बनी है, जो हमने पढ़ भी ली है ऑलरेडी। तो फैक्टर एनालिसिस के बेस पे जो थ्योरीज हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि जर्नल एक फैक्टर होता है इंटेलिजेंस, और वो जर्नल फैक्टर है जो वो एक जर्नल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है जो कि कॉमन है सब में। So basically a journal intellectual capacity which is common for a number or all of activities। तो जर्नल फैक्टर थ्योरी ये कहती है कि फैक्टर एनालिसिस करके बेस पे ये बोलते हैं कि एक जर्नल कॉमन फैक्टर होता है। जैसे आपको चार्ल्स स्पीयरमैन की जो थ्योरी हमने पढ़ी थी, ये उसी की बात कर रहे हैं, कि उन्होंने फैक्टर एनालिसिस का यूज करके ये बोला था कि एक जर्नल कॉमन फैक्टर होता है जिसकी जरूरत हमें हर तरह की एक्टिविटीज में पड़ती ही है। ठीक है। तो उसको इन्होंने बोला कि जैसे चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1904 में ये बोला था कि एक जर्नल फैक्टर है, या जी फैक्टर जो इनका फेमस हुआ था, कि एक जी फैक्टर है जो सब में कॉमन होता है, जितनी भी हमारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज होती हैं उनमें एक जी फैक्टर कॉमन होता है। और इन्होंने ये भी बोला था कि जो टेस्ट होते हैं, टू टेस्ट ट्रूली मेजरिंग जी वुड अकाउंट फॉर हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, कि अगर हम कोई 2-3 टेस्ट अगर हम बनाते हैं जिसमें हम जी फैक्टर को मेजर करेंगे, तो वो टेस्ट आपस में बहुत कोरिलेट करेंगे। बाद में इन्होंने अपनी थ्योरी को रिवाइज भी किया था, जिसमें इन्होंने फिर अपना स्पेसिफिक फैक्टर की भी बात करी थी। तो बाद में जी फैक्टर के साथ एस फैक्टर भी आ गया था, जो इन्होंने बोला था कि जो एस फैक्टर होंगे वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होगी, जो हमें अलग अलग कामों में ज़रूरत पड़ती है। तो जी हो गया जो सब में कॉमन है, एस हो गया जो सब में अलग अलग है, स्पेसिफिक है, और उसका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, ज़ीरो को रिलेशन होगा। तो इस तरीके से जनरल फैक्टर थ्योरी स्टार्ट हुई थी आना। फिर बाद में जेनसन ने भी बोला था कि जो जी फैक्टर है वो हमारे अंदर होता है। ही एडवोकेटेड द व्यू पॉइंट दैट जी फैक्टर इज मैनिफेस्टेड इन बिहेवियर इन अ नंबर ऑफ वेज। मतलब हम जी फैक्टर को अपने बिहेवियर में बहुत तरीकों से शो कर सकते हैं, और इसको बहुत अनलिमिटेड तरीके से, वैरायटी से उसको चेक भी किया जा सकता है। So G factor can be tested by almost unlimited variety of conceptually independent items। मतलब ये बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है जी फैक्टर के लिए जो टेस्ट हम यूज करेंगे वो आपस में कोरिलेटेड होने चाहिए।
वो इंडिपेंडेंट टेस्ट भी हो सकते हैं, जेंसन ये कह रहे थे। तो बहुत सारे अलग अलग टेस्ट हैं, डिस्टिंक्ट टेस्ट हैं, जिसको यूज करके हम जी फैक्टर को मेजर कर सकते हैं। प्लस एक इनकी थ्योरी में एक क्रिटिसिज्म था, क्योंकि ये बोलते थे कि जो जी फैक्टर है वो लार्जली इनहेरिटेड है, उसके ऊपर एनवायरनमेंट का कोई असर नहीं होता, जो कि एक बहुत ही इन्होंने कंट्रोवर्शियल बात बोली थी जेंसन ने। फिर आते हैं बिने और साइमन के ऊपर। इन्होंने भी इंटेलिजेंस को एक जर्नली वो बोला था, क्योंकि अभी हम जर्नल की बात ही कर रहे हैं, जर्नल फैक्टर की। तो उन्होंने भी बोला था कि इंटेलिजेंस एक जर्नल होती है, जर्नल कैपेसिटी होती है, जिसकी इंटेलिजेंस अच्छी होती है वो हर चीज़ में अच्छा करता है। तो जर्नल का होने का मतलब है जिसके अंदर भी वो चीज़ होगी वो अपने हर काम में अच्छा ही होगा, वो हर तरीके से इंटेलिजेंट ही होगा, चाहे वो क्रिएटिविटी हो गई, चाहे वो अकेडमिक हो गया, चाहे वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो गई। तो बिने भी और साइमन भी यही बोलते थे कि इंटेलिजेंस जो है वो एक जर्नल कैपेसिटी है, जिसके अंदर वो होगी वो सब में अच्छा होगा। बट इन्होंने एक चीज अलग करी थी, इन्होंने स्पीयरमैन और जेंसन से अलग क्या किया था, इन्होंने बोला था कि अलग अलग बहुत ही वेराइटी ऑफ टेस्ट यूज होंगे इनको मेजर करने के लिए। साइमन और बिना ने बोला कि अगर हमें जनरल इंटेलिजेंस जो है वो मेजर करनी है तो उसमें हमको अलग अलग टेस्ट यूज करने पड़ेंगे, वेराइटी ऑफ टेस्ट। और उसका इन्होंने नाम दे दिया था इंटेलिजेंस स्कोर या इंटेलिजेंस क्वोशिएंट करके। और उस टेस्ट में ये क्या मेजर करते थे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती थी, कॉम्प्रीहेंशन होती थी। जैसे अभी भी हमने देखा है कई बार हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें यही सब चीज़ें मेजर करी जाती हैं। तो अभी हम जब एग्जाम्स देखते हैं तो हमें दिखता है उसमें कि हमारी रीजनिंग का टेस्ट होता है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, हिंदी कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल थिंकिंग, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना। तो इसी टाइप का बिने का भी टेस्ट था, जो ये इन्होंने बोला था कि जनरल इंटेलिजेंस है, लेकिन हमें उसको चेक करने के लिए हमें वैरायटी ऑफ टेस्ट लेने पड़ेंगे, फिर हम उन सबको ऐड करके एक स्कोर निकाल लेंगे जिसको हम इंटेलिजेंस बोलेंगे। तो ये सारी जनरल फैक्टर में आ गई थी थ्योरीज। फिर आई थी मल्टीपल थ्योरीज। मल्टीपल थ्योरीज ने जी फैक्टर के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दिया था। उन्होंने बोला कि जी फैक्टर नहीं होता, बहुत मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जो मल्टीपल फैक्टर थ्योरीज है, ना तो वो जी फैक्टर की तरफ से बोलती थी, ना तो वो एस फैक्टर तरफ से। उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, जी फैक्टर एस फैक्टर कुछ भी नहीं है। ये वाली थ्योरीज इंटेलिजेंस को ना ट्रेड्स और फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स, ग्रुप्स के बेस पर डिस्क्राइब करते थे। मतलब ये ग्रुप की बात करते थे और ट्रेड्स की बात करते थे। तो जैसे इसमें सबसे पहले थर्स्टन की आई थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी या ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो अब जैसे स्पीयरमैन ने बोला था कि बहुत सारे जर्नल फैक्टर्स होते हैं, तो थर्स्टन ने बोला कि बहुत सारे जर्नल फैक्टर नहीं होते हैं, एक कॉमन प्राइमरी फैक्टर होता है। सर्टेन मेंटल ऑपरेशंस हैव अ कॉमन प्राइमरी फैक्टर। जो हमारा कोई एक पर्टिकुलर मेंटल ऑपरेशन है उसका एक प्राइमरी फैक्टर होता है जिसका ग्रुप होता है पूरा, दैट गिव्स देम साइकोलॉजिकल एंड फंक्शनल यूनिटी। तो वो जितने भी मेंटल ऑपरेशन है जिसके लिए हमें वो प्राइमरी फैक्टर चाहिए, वो एक ग्रुप हो गया। फिर दूसरा ग्रुप हो गया जिसमें दूसरा मेंटल ऑपरेशन है और उसका अलग प्राइमरी फैक्टर है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, यहाँ पे ये ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो थर्स्टन बोलते हैं हमारे अंदर ना प्राइमरी फैक्टर्स के बहुत सारे अलग अलग ग्रुप हैं, और उस प्राइमरी फैक्टर के थ्रू हम उस ग्रुप के अंदर जितने भी मेंटल ऑपरेशन आते हैं वो कर सकते हैं। जैसे इनके जो 7 प्राइमरी फैक्टर्स थे, नंबर फैक्टर है। तो अगर किसी के अंदर प्राइमरी फैक्टर है, नंबर फैक्टर है, तो वो उससे रिलेटेड कोई भी मेंटल ऑपरेशन कर सकता है जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड है। अगर हमारे अंदर वर्बल फैक्टर प्रेजेंट है जो प्राइमरी है, तो हम वर्बल कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर स्पेस फैक्टर है, तो हम अपने ऑब्जेक्ट से, हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी मैनिपुलेशन करते हुए या मैप्स बनाने का कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशल इंटेलिजेंस होती है ये। अगर हमारे अंदर मेमोरी फैक्टर है तो हम चीज़ें याद करने का कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। फिर वर्ड फ्लुएंसी होने की वजह से हम वर्ड्स का मीनिंग निकाल सकते हैं, उनको जोड़ के सेंटेंसेस बना सकते हैं, उनका उससे हम कॉम्प्रीहेंशंस बना सकते हैं। रीजनिंग का अगर हमारे अंदर प्राइमरी फैक्टर है तो उस रीजनिंग का यूज करके हम हर एक चीज का एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, रीजन निकाल सकते हैं। और अगर हमारे अंदर परसेप्चुअल स्पीड का प्राइमरी फैक्टर है तो
हम चीज़ों को जल्दी समझ सकते हैं। तो कोई भी ऐसी समझने वाली चीज़ होगी जिसमें परसेप्शन की ज़रूरत होगी तो हम जल्दी समझ लेंगे। तो उन्होंने बोला कि ये सारे प्राइमरी फैक्टर हैं और इनसे जुड़ा हुआ पूरा ग्रुप होता है जो इसके ऊपर बेस्ड काम करता है। तो ये प्राइमरी फैक्टर्स जिसमें जिसके अच्छे होंगे वो उससे जुड़ा हुआ काम अच्छा करेगा। इसको मेजर करने के लिए फिर इन्होंने टेस्ट भी बनाया था जिसको टेस्ट ऑफ पीएमए बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि वो एस फैक्टर जी फैक्टर वाला झगड़ा खत्म कर दिया और इन्होंने बिल्कुल ही अलग बोल दिया कि ग्रुप होता है पूरा। फिर गिलफर्ड का मॉडल आया जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल है, उसमें तो हमने देखा है कि उन्होंने तो बिल्कुल ही हट के एकदम बोला कि दो चार नहीं है, बहुत सारे होते हैं। और उस तरीके से उन्होंने उसको एक क्यूबिकल फॉर्म में दिखाया था जो हमने अपनी लास्ट उसमें पढ़ा भी था यूनिट में, कि उन्होंने अपने मॉडल को बताया था कि उसमें कंटेंट होता है, उसमें मेंटल ऑपरेशंस होते हैं, उसमें प्रोडक्ट होता है, फिर उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं और उन सबको मिला जुला के हमारी इंटेलिजेंस काम करती है। तो इनका मॉडल एक तरीके से बहुत ही डिटेल्ड और 3 डायमेंशनल मॉडल था गिलफोर्ड का। फिर आ गई गार्डनर्स की थ्योरी ऑफ मल्टी इंटेलिजेंस, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब हॉवर्ड गार्डनर की एक बुक है फ्रेम ऑफ माइंड, जिसमें है द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये थ्योरी दी हुई है जिसमें इन्होंने बिल्कुल ही नया और डिफरेंट व्यू दे दिया हमारी इंटेलिजेंस का। इन्होंने बोला कि हमारी इंटेलिजेंस क्या है, जो हमारी कॉम्पिटेंसीज हैं, जो हमारे पोटेंशियल हैं, जिस पे हम अपने आप को एक कॉम्पिटेंट कह सकते हैं, जिसके बेस पे वो हमारी इंटेलिजेंस होती है। फिर इन्होंने 8, पहले 8 फिर उसके बाद 9 टाइप की इंटेलिजेंस जो थी वो अलग अलग बताई थी, जो हम ऑलरेडी लास्ट ब्लॉक में कवर कर चुके हैं। फिर आई स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्किक थ्योरी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी थी ट्रायआर्किक, जिन्होंने बोला कि आप इतनी सारी जो अलग अलग बता रहे हो इंटेलिजेंसेस, हो सकता है कि वो किसी की एबिलिटीज हो, एबिलिटी या टैलेंट हो, तो टैलेंट और इंटेलिजेंस में फ़र्क कैसे करोगे आप। तो इन्होंने बोला कि आप उसके स्ट्रक्चर पे मत जाओ, आप इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर पे मत जाओ, उसके प्रोसेस पे जाओ, किस तरीके से वो काम करती है इंटेलिजेंस। अब जैसे एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, वो कैसे काम करती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कैसे हेल्प करती है हमें समझने में, चीज़ों को एनालाइज करने में। क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, हमें नए नए सॉल्यूशंस ढूंढने में कैसे हेल्प करती है, वो नए सिचुएशन में जब हम जाते हैं तो हमारा पुराना एक्सपीरियंस हमें कैसे हेल्प करता है। फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, जो डेली लाइफ की जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं डे टू डे, सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी अपने काम कर रहे होते हैं, अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर रहे होते हैं अपने आप को, उसमें ये वाली प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है। तो इनका थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच था, ये बोलते थे कि आप प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन पे जाओ, कि कैसे हम इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, ना कि इस पे कि कितने कितने इंटेलिजेंस है। फिर आई थी वर्नर की हायरार्किकल थ्योरी, जो कि एक्चुअली इसमें नया कुछ नहीं था, इन्होंने एक गैप फिल कर दिया था दो थ्योरीज के बीच का। 2 फैक्टर थ्योरी उठा ली थी स्पीयरमैन की, और थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी उठा ली। दोनों को इन्होंने कंबाइंड कर दिया और दोनों को कंबाइन करके इन्होंने एक गैप फिल कर दिया दोनों के बीच का, और बोला कि हमारे इंटेलिजेंस के 4 लेवल होते हैं, हायरार्की होती है एक। हायरार्की में मैं नीचे से स्टार्ट करूंगी, बॉटम लेवल से। बॉटम लेवल में ये बोलते हैं हायरार्की में स्पेसिफिक फैक्टर आ जाते हैं, जो हमें एक स्पेसिफिक काम करने के लिए चाहिए होती है, जो हमें जो इंटेलिजेंस। फिर उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल के ऊपर ग्रुप आ जाता है, जो इन्होंने उससे लिया थर्स्टन से, और वो ग्रुप है जिसमें हमें छोटे छोटे माइनर ग्रुप फैक्टर्स हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो हमें छोटे लेवल की इंटेलिजेंस के लिए चाहिए होते हैं। फिर इन्होंने बोला उसके ऊपर बड़ा ग्रुप आ जाता है, मेजर ग्रुप फैक्टर्स, जिसमें वर्बल, न्यूमेरिकल इस तरह की एबिलिटीज चाहिए होती हैं, प्रैक्टिकल, स्पेशियल, फिजिकल इस तरह की एबिलिटीज चाहिए होती हैं। नेक्स्ट लेवल हो गया। फिर हाईएस्ट लेवल इन्होंने बोला मिला जुला के इन सब का बन जाता है जनरल इंटेलिजेंस, जो स्पीयरमैन का है। तो एक्चुअली इन्होंने कुछ करा नहीं नया, इन्होंने स्पीयरमैन की थ्योरी को फर्स्ट और फोर्थ में डाल दिया, और बीच के 2 पॉइंट इन्होंने थर्स्टन के डाल दिए। तो ये थ्योरी इन्होंने बना दी। तो beginning in 1969, Vernon became increasingly involved in studying contribution of environment and genetic factors. तो इन्होंने कोशिश की थी कि समझें कि कैसे जेनेटिक फैक्टर, एनवायरनमेंट, ये दोनों चीज़ें किस तरह से इन्वॉल्व है हमारी इंटेलिजेंस को बिल्डअप करने में। फिर हम जाते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस में क्या था, जैसे कि हम सब जानते हैं और मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है कि गेल्टन ने ये टर्म दिया था मेंटल टेस्ट। गेल्टन, सर फ्रांसिस गेल्टन,
ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे, जो कि आपने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना ही होगा, नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया है। ये उनके कजन है फ्रांसिस गैल्टन, और इन्होंने कुछ छोटे मोटे टेस्ट बनाए थे लोगों की इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए, जैसे विजुअल डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट था, ऑडिबल पिच कि कितना हाईएस्ट हमें सुनाई देता है पिच, काइनेस्थेटिक डिस्क्रिमिनेशन। तो छोटे मोटे टेस्ट थे जो इन्होंने बोला कि जिससे हम लोगों की सेंसरी इंटेलिजेंस का टेस्ट कर सकते हैं, सेंसिस का टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से शुरुआत हुई थी मेंटल टेस्ट की। इन्होंने ही पहली बार जो यूज़ किया था मेंटल टेस्ट, वो इन्होंने ही यूज़ किया था। और उसके बाद ये जो टेस्ट है अगेन एक बुक में भी मेंशन किया गया था। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जेम्स मैकीन कैटल, उन्होंने अपनी बुक में भी, अपने लिटरेचर में भी ये वर्ड मेंशन किया था, जिसमें उन्होंने अलग अलग टेस्ट के बारे में बताया था। जब पहले जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते थे ना, उसमें बहुत अलग टाइप के होते थे, जैसे आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ चेक करी जाती थी, आपकी स्पीड ऑफ मूवमेंट चेक करी जाती थी, सेंसिटिविटी टू पेन चेक किया जाता था, इस टाइप की चीज़ें। फिर आए अल्फ्रेड बिने। अब बिने के केस में क्या हुआ था, इनको तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने काम दिया था कि उनको बोला गया था कि आपको एक पर्टिकुलर स्कूल में आके ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना है जो मेंटली रिटार्डेड है। तो बिने को ये काम मिला गवर्नमेंट से, तो ऑब्वियसली इनको कुछ ना कुछ तो करना ही था इसको पूरा करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि साइमन जो थे, थियोडोर साइमन, उनकी हेल्प के साथ लेकर एक टेस्ट बनाया, जिसमें इन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को चेक करने के लिए वो टेस्ट बनाया था, जैसे मेमोरी, इमेजरी, इमेजिनेशन, अटेंशन, कॉम्प्रीहेंशन, इस तरह की चीज़ें चाहिए। उसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ भी था, उसमें मोटर एबिलिटी भी थी। तो थियोडोर साइमन और बिने दोनों ने मिलके पहली बार ये टेस्ट बनाया था, जिसको उन्होंने बोला था उसका नाम इंटेलिजेंस टेस्ट है। ये था 1905 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। फिर ये टेस्ट लेके उन्होंने वहाँ पे स्कूल में वो करा था, डिफ्रेंशिएट किया था कि कौन से बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं, कौन से नहीं हैं। ठीक है। अब इस टेस्ट में क्या था, इसमें 30 आइटम्स थे। आइटम्स का मतलब होता है कि जैसे क्वेश्चंस हो गए एक तरीके से। 30 आइटम्स थे, और ये इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं था। जैसे अगर ये आज की डेट में देखा जाए तो ये बहुत आउटडेटेड हो चुका है टेस्ट, इसमें बहुत सारी कमियां थी टेस्ट में। फ़ायदा क्या हुआ था कि इस टेस्ट बनने के बाद एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला था, ये कि लोगों को अब क्लिनिकल इंटरव्यू के थ्रू आप इंटेलिजेंस टेस्ट ले सकते थे। मतलब लोगों को लैब में जाके चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चनेयर फिल करके या इंटरव्यू का आंसर देख के लोगों की इंटेलिजेंस आप पता कर सकते थे। ये फ़ायदा हुआ, थोड़ा ईजी हो गया था। फिर क्या हुआ, इनका टेस्ट हो गया पुराना, आउटडेटेड हो गया, और भी नई चीज़ें आने लग गई, जैसे कि एज नहीं थी उसमें, एज वाइज नहीं था, सिर्फ छोटे बच्चों के लिए था, बड़ों के लिए नहीं था। इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी, तो इनका टेस्ट हो गया आउटडेटेड। फिर इन्होंने दोबारा रिवाइज किया 1908 में, और वो स्केल दोबारा रिवाइज किया गया। और 1911 में क्या हुआ, उसकी सेकेंड रिवीजन हुई। तो 1908 थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो स्केल था, टेस्ट था, वो रिवाइज हुआ था। और जब 1911 में दोबारा तीसरी बार रिवाइज हुआ, तो इन्होंने उसको एडल्टहुड तक बना दिया, क्योंकि पहले सिर्फ बच्चों के लिए था, एडल्टहुड तक बना दिया था। ठीक है। उसके बाद आए 1912 में लुइस टर्मन। इन्होंने क्या किया था, लुइस टर्मन ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बिगैन रिवीजन ऑफ द 1911 बिने स्केल विच वाज पब्लिश्ड इन 1916 एंड वाज एंटाइटल्ड द स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल। अब आपने इस स्केल का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा कि ये यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली इन्होंने किया क्या, जो यहाँ पे 1911 में जो तीसरी बार रिवाइज हुआ था स्केल, जो टेस्ट बिने का, उसी को उठाया, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज किया यहाँ पे, और दोबारा रीपब्लिश कर दिया 1916 में, और ये ज़्यादा बेटर था। और इसका नाम डाल दिया स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल, क्योंकि ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे लुइस टर्मन। इस स्केल के बहुत वो एडवांटेजेस थे इसके। इसमें क्या था कि पहली बार इसको बहुत फर्स्ट सीमिंगली मोस्ट सिंपलिस्टिक वॉज इट वॉज मोर कॉम्प्रीहेंसिव रिवीजन। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई थी जो पहले नहीं थी। दूसरा एडवांटेज ये था कि इसमें स्टैंडर्डाइजेशन का बहुत अच्छे से यूज़ किया हुआ था। स्टैंडर्डाइज करने का जो होता है तरीका, कि जैसे हम जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड कर सकें स्टैंडर्ड वे में। उसके बाद तीसरा एडवांटेज ये था कि इसके साथ एक मैनुअल भी थी,
जिसको आप समझ के कि अंडरस्टैंड कर सकते हो उस टेस्ट को कैसे एक्चुअली में करना है। तो ये 3 फायदे हुए जब स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल आया। फिर आया कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। आईक्यू, क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ इंटेलिजेंस की बात हो रही थी, आईक्यू का नाम नहीं लिया गया था। ये हुआ था जब आफ्टर दिस टेस्ट वाज डेवलप 19 जब ये बन रहा था उससे पहले की बात है। स्टर्न जो थे 1912 में इन्होंने इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की भी बात की थी। तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का क्या था, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का ये फॉर्मूला है जिसमें मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज होती है। So the most important development in the area of intelligence testing was adaptation of concept of intelligence quotient। और ये चीज क्या हुआ था 1916 वाले इसमें इंक्लूड करी गई थी। ठीक है, अब स्टर्न ने क्या बोला था कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट एक होता है जिसमें हमारी मेंटल एज, मतलब कि हम कितने एज तक की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो हमारी मेंटल एज हो गई, डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब कि एक्चुअल एज है जो हमारी, उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आ जाएगा। ये आईक्यू का कॉन्सेप्ट स्टैनफोर्ड बिने में इंक्लूड किया गया था, क्योंकि वो बाद में आया था स्टैनफोर्ड बिने, पहले इन्होंने अपना आईक्यू का कॉन्सेप्ट दे चुके थे। अब इसमें मेंटल एज कैसे निकालते हैं, जैसे सपोज उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे टेस्ट में कि 5 साल का बच्चा इतने क्वेश्चन कर सकता है, 6 साल का इतने, 10 साल का इतने, 15 साल का इतने। तो सपोज कोई बच्चा है जो 10 साल का है लेकिन उसने 12 साल तक के वो कर लिए, क्वेश्चन कर लिए 12 साल वाले भी, तो उसकी मेंटल एज 12 हो जाएगी, लेकिन क्रॉनिकल एज तो उसकी, क्रोनोलॉजिकल एज तो उसकी 10 ही साल है ना। तो 12/10 इंटू 100 करेंगे तो उसका आईक्यू आ जाएगा। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। और लास्ट में ये बताया हुआ इन्होंने कि वर्ल्ड वॉर 1 में भी इस चीज़ का जो यूज़ हुआ था मेंटल टेस्ट का। इसमें क्या हुआ था, जो कमिटी थी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कमिटी थी, वर्ल्ड वॉर 1 में 1917 में अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट एम यर्किस prescribed the use of intelligence test for rapid classification of army personnel। तो जैसे आर्मी वालों के एग्जाम होते हैं ना, वैसे ही इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में जल्दी से इनको अपने लिए वो चाहिए था, आर्मी के लिए लोग चाहिए थे, इनके पास मैन पावर कम थी, तो फटाफट से इनका इंटेलिजेंस टेस्ट लेके इनको सेलेक्ट किया गया था अपनी आर्मी में डालने के लिए। तो ये है इसकी हिस्ट्री, जिसमें आपको ये नाम भी इम्पोर्टेंट याद रखना है, रॉबर्ट एम यर्किस। अब ये आ गए असेसमेंट क्वेश्चन जो आप करोगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिर से मेजर इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।